Hey guys, welcome to Anushala by Anushri. This is lecture number 2 for the chapter of class 10th history nationalism in India. कल हमने नेशनलिज्म को शुरू किया था. ठीक है, काफ़ी कुछ बेसिक हम इसका देख चुके हैं. नेशनलिज्म का हमने मतलब देख लिया. ठीक है, हमने देखा कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 1 किसके बीच में हुआ, क्यों हुआ तो नहीं देखा हमने. क्यों हुआ सिंपली इतना ही था कि भाई ये जो कंट्रीज़ हैं ये पावर्स जो हैं अपने अपने हाथ में चाहती नहीं. ठीक है, तो ये सारे रिसोर्सेज के और पावर के चक्कर में ग्रुप्स बनते चले गए और इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो गया कि ये वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन आ गई. ठीक है, इनके पार्टिसिपेंट्स हमने देखे. फिर इंडिया ने तो मतलब इंडिया के साथ तो वही हो गया कि लेना एक ना देना दो, लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा. ठीक है, तो हमने देखा कि इम्पैक्ट क्या क्या थे वर्ल्ड वॉर 1 के इंडिया के ऊपर. राइट, फिर हमने देखा कि भाई जब गांधी जी आए तो क्या हुआ, वो कहाँ से आए और क्यों आए ये भी समझा. ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ने गांधी जी को क्या करा दिया, पॉपुलर करा दिया. इसमें से हमने मैप वर्क के क्वेश्चंस देखे थे, तो उसको एक बार रिवाइज कर ले. ठीक है, फिर हमने देखा कि रॉलेट एक्ट 1919, जब हमारा वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ तो रॉलेट एक्ट आ गया. रॉलेट एक्ट क्या था, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमने देख लिया था. राइट, फिर रॉलेट एक्ट एक्शन था और उस पर इंडियंस का जो रिएक्शन था दैट वाज रॉलेट सत्याग्रह. उसमें क्या हुआ ये हमने देखा. फिर उस पर ब्रिटिशर्स ने क्या एक्शन लिया, कैसे हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट पर उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद इंडियंस को गुस्सा आया तो उन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पर अटैक किया. ठीक है, जिसके चलते उन्होंने लगा दिया मार्शियल लॉ. मार्शियल लॉ मतलब था मिलिट्री रूल, और लीडर कौन था उस समय, या कमांडर जिसको हम कहेंगे मिलिट्री का, दैट वाज जनरल डायर. अब आज से हमको देखना है कि भाई डायर ने ऐसी कौन सी हरकत मचाई जिसके कारण वो इतना ज़्यादा इनफेमस हो गया. क्या हो गया, इनफेमस. इनफेमस का मतलब क्या होता है, इनफेमस का मतलब कि पॉपुलर तो होना, फेमस तो होना, लेकिन ख़राब चीज़ के लिए, है ना. फेमस होने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप कुछ बहुत अच्छा कर दो या तो कोई बहुत बड़ा कांड कर दो. तो डायर ने कौन सा तरीका चुना, दूसरा वाला, कांड वाला. क्या देखते हैं इन्होंने क्या कांड किया. इन्होंने किया जलियांवाला बाग हत्याकांड. छोटा मोटा नहीं, सीधा हत्याकांड. जलियांवाला बाग कहाँ पर था, अमृतसर. था नहीं, है. ठीक है, स्टिल जलियांवाला बाग इज प्रेजेंट इन अमृतसर, पंजाब. ये बाग क्यों इतना फेमस हुआ, इट वॉज जस्ट अ गार्डन या एक ग्राउंड है एक तरीके से, जहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग 13 अप्रैल, ईयर कौन सा चल रहा है भाई, 1919. 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए. किस लिए इकट्ठे हुए, बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए, है ना. आप इमेजिन, अमृतसर है यानी पंजाब वाला रीजन है, तो बैसाखी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल विच इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. ठीक है, तो बैसाखी मनाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए कहाँ, जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है. अब जिस समय पर जलियांवाला बाग में आसपास के एरिया से बहुत सारे लोग आए, सम वर एक्चुअली अनअवेयर, है ना. आउटसाइडर्स वर अनअवेयर अबाउट मार्शल लॉ. उनको नहीं पता था कि डायर नाम का एक आदमी होशियारी मार के मार्शल लॉ लगा चुका है. और मार्शल लॉ क्या था कि ज़्यादा लोग इकट्ठे दिखेंगे तो, या कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी उनको होते हुए दिखेगी तो वो क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं. मिलिट्री है ना, वो बिना बताए एक्शन ले सकती है. जनरल डायर ऑर्डर्ड ओपन फायर. डायर ने क्या किया, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं. चलो, मज़ेदार तो नहीं कहेंगे, ख़राब बात है. मतलब एक ऐसा इंसिडेंट है जो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है तो आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया गया होगा, है ना. क्या हुआ कि जलियांवाला बाग जो है ये एक क्लोज्ड एनक्लोज्ड पार्क था जिसका सिर्फ एक ही मेन गेट, ठीक है, और इसमें चारों तरफ से बाउंड्री थी, वॉल थी बड़ी सी, और इसके अंदर कुआं वगैरह था, ऐसे कुछ. ठीक है, तो डायर क्या करते हैं, डायर जब देखते हैं कि भाई लोग इसमें बहुत सारे भीड़ इकट्ठी हो गई है, तो ये पूरी मिलिट्री को लेके ऐसे काफ़ी सारे लोगों को लेके खड़ा हो जाता है, चारों तरफ से इसको कैप्चर कर लेता है, और यहाँ से ये जो मेन गेट है इसको बंद करा के ये ओपन फायर करा देता है. तो यहाँ पर इतने सारे लोग होते हैं, इवन विमेन, एजड पीपल, चिल्ड्रेन, बहुत सारे लोगों के ऊपर, सबके ऊपर ये क्या कराता है, ओपन फायर. ठीक है, ओपन फायर के कारण क्या होता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं. ठीक है, इतने लोग, मतलब जिस प्रकार से इसको डिस्क्राइब किया जाता है कि इतने लोग मरे थे कि यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे खून की नदी बह रही है. ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि भाई ये इन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा. ये लोग वाकई किसी भी प्रकार के वेपन या हथियार लेके यहाँ पे इकट्ठा नहीं हुए थे, दे वर जस्ट सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल. ठीक है, तो अब इनका ये जो एक्ट था ये काफ़ी इंसेन था, एकदम पागलपन से भरा हुआ था, जो कि नहीं करना चाहिए था, है ना. जब डायर से बाद में पूछा जाता है कि भाई क्यों किया ऐसा, व्हाट वाज योर रीज़न बिहाइंड डूइंग दिस, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई मैं एक मोरल इफेक्ट क्रिएट करना चाहता था सत्याग्रही पे.
मोरल इफेक्ट का मतलब क्या है कि मैं बताना चाहता था कि भाई मार्शल लॉ लगा हुआ है, और अगर ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानोगे या मार्शल लॉ को फॉलो नहीं करोगे तो इस प्रकार की चीज़ें होंगी। ठीक है, तो मतलब उन्होंने इतना बड़ा डेमो दे दिया। ठीक है, सो हम मतलब हमारे इंडियंस जो हैं, जितने भी इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे या बड़े बड़े लोग जो थे, उन लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की। मतलब उन लोगों ने इसको बेहद ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक एक्ट है बाय दी ब्रिटिश मिलिट्री और ब्रिटिश आर्मी, क्योंकि आप निहत्थे लोगों पर क्या कर रहे हैं, ओपन फायर कर रहे हैं। ठीक है, जो कि शांति से अपना फेस्टिवल मना रहे हैं। वो तो आपको किसने आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दी कि भाई यहाँ पर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो रही है ना। फिर आप कैसे सिर्फ एक मोरल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक, अब जब ये हुआ तो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स और क्लैशेस जो हैं वो एकदम न्यूमरस नंबर में क्या होने लग गए, बहुत ज़्यादा पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा क्लैशेस फैलने लग गए, है ना, वायलेंस होने लग गया। ठीक है, ब्रिटिशर्स वो पीछे नहीं रहने वाले थे भाई। लोग क्योंकि वायलेंस कर रहे हैं या क्लैशेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो और ज़्यादा कड़े तरीके लाते हैं, ब्रूटल तरीके लाते हैं रिप्रेशन के, है ना। लोगों को अरेस्ट करने लग जाते हैं। वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि गांधी जी जो हैं वो रॉलेट सत्याग्रह को कॉल ऑफ कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं कि भाई बेहद ज़्यादा वायलेंस बढ़ रहा है और मैं तो वैसे भी नॉन वायलेंस और जो सत्य है वो मेरे टूल्स है ना, और अब मैं नॉन वायलेंस लड़ता हूँ और मेरे ही सत्याग्रह में आप लोग वायलेंस करते चले जा रहे हैं, दोनों पार्टीज मतलब ब्रिटिशर्स भी और इंडियंस भी। तो वो क्या करते हैं कि रॉलेट सत्याग्रह को कॉल ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है, जान लो, पहले पढ़ा होगा आपने कि जो रविंद्रनाथ टैगोर होते हैं, ठीक है, बहुत ही फेमस पोएट, राइटर, ऑथर, आर्टिस्ट, सारा कुछ, मतलब ढेर सारी स्किल्स थी इनके पास। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला हुआ था नाइटहुड का टाइटल। नाइटहुड का टाइटल बहुत ही स्किल्ड पर्सन को दिया जाता था बाय दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब ये जलियांवाला बाग होता है तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, ये नाइटहुड के टाइटल को वापस कर देते हैं, यानी रिनाउंस कर देते हैं एक तरीके से। ठीक है, यानी वापस कर देना कि भाई त्याग देना, मेरे को नहीं चाहिए, आप ही रखो। आपकी गवर्नमेंट अगर ऐसा काम करती है तो आपसे मिला हुआ किसी भी प्रकार का कोई भी अवार्ड या टाइटल मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, ये इनके नेशनलिज्म जताने का एक तरीका था, समझें आप। नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं कि सारे लोग हथियार लेके लड़ाई करने चले गए, स्ट्राइक करने चले गए या बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। नेशनलिज्म हर व्यक्ति अपनी जगह पर होकर अपने हिसाब से एक्सप्रेस कर सकता है, और ज़रूरी भी नहीं है कि एक्सप्रेस करे, होना चाहिए नेशनलिज्म। ठीक है, चलो, तो भाई रॉलेट सत्याग्रह हो गया बंद। अब रॉलेट सत्याग्रह की कुछ लिमिटेशंस थी। क्या थी लिमिटेशंस? दैट इट वाज मोस्टली लिमिटेड टू सिटीज़ ओनली। बहुत ज़्यादा डीप रूटेड नहीं हो पाया था इंडिया के हर जगह पर, गांव वगैरह में। ठीक है, तो गांधी जी को क्या समझ में आया कि भाई ये तो एक लिमिटेशन है, इसका सोल्यूशन क्या है। गांधी जी चाहते थे कि एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट हो। ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व रहे। क्यों? स्वाभाविक है, ज़्यादा लोग लड़ेंगे तो पावर ज़्यादा दिखेगी ना। ठीक है, पावर इंक्रीज हो जाएगी ज़्यादा लोगों के आने से। लेकिन वहीं पर अगर लिमिटेड लोग लड़ रहे हैं, इंडिया के कुछ ही हिस्से से लड़ाई हो रही है, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। और ये क्या चाहते थे कि भाई कहाँ से आएगा ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, जब इंडिया में हिंदू और मुस्लिम्स में होगी यूनिटी। ठीक है, सो गांधी जी वॉज सर्चिंग एन अपॉर्चुनिटी ताकि हिंदू और मुस्लिम को एक किया जा सके, उनमें यूनिटी बनाई जा सके। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी ढूंढने से तो मिल ही जाती है। ठीक है, मिल गई अपॉर्चुनिटी, देखते हैं कैसे, अगले टॉपिक में समझ में आएगा, जो कि है खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक, अब देखो, गांधी जी को पता ही था कि हमें नेशनल मास स्ट्रगल चलाना है, एक ब्रॉड बेस में स्ट्रगल चाहिए जो पूरे इंडिया में हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को इकट्ठा कर ले, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही यूनाइटेड लड़े। तो हम चलाते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसी के बीच में किसको ऐड कर लिया जाता है? खिलाफत को। खिलाफत बेसिकली मुस्लिम लोग चला रहे होते हैं और नॉन कोऑपरेशन इंडिया में ही चल रहा होता है, कांग्रेस चला रही होती है। ठीक है, गांधी जी के कहने पर चल रहा होता है। तो ये दोनों को मिलाकर बना दिया जाता है एक खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। डिटेल्स देख लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में कौन जीत गया? अलाइड पावर्स, राइट। अलाइड पावर्स जीत गई, तो जीतने से क्या हो गया कि इन्होंने ऑटोमन एम्पायर को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, चैप्टर के शुरू में ही हमने देखा था कि अलाइड पावर्स वर्सेस सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर में था एक ऑटोमन एम्पायर, जिसको हमने टर्की पढ़ा था।
ठीक है। तो जब ये अलाइड पावर जीत जाती है, ऑटोमन एम्पायर को कब्जे में कर लेते हैं, और यहाँ पर जो टर्किश रूलर्स रूल कर रहे होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो स्पिरिचुअल हेड होता है, मुस्लिम्स का जो सबसे बड़ा स्पिरिचुअल हेड होता है, जिसका नाम होता है, मतलब जिसकी पोजीशन का नाम है खलीफा, या जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे कैलिफ। ठीक है। तो ये जो खलीफा होती है, इस पर बहुत ज़्यादा एक हार्श ट्रीटी इम्पोज होने वाली होती है, ऐसी र्यूमर स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, हार्श ट्रीटी टू बी इम्पोज ऑन द स्पिरिचुअल हेड खलीफा। अब ये र्यूमर सुन के ही लोगों का हो जाता है दिमाग खराब। कौन से लोगों का? मुस्लिम लोगों का। ठीक है। तो इंडिया में क्या होता है कि इनको डिफेंड करने के लिए एक खिलाफत कमेटी फॉर्म होती है बॉम्बे में 1919 में। कब? 1919। अभी तो होएगी ना, वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म ही तो हुआ है, और वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद इन्होंने ये ट्रीटी इम्पोज करने के बारे में सोचा है। ठीक है। तो 1919 में बनेगी खिलाफत कमेटी। लीडर्स कौन होंगे भाई इसके? मोहम्मद अली एंड शौकत अली, लुकिंग फॉर एन यूनाइटेड मास एक्शंस। और ये दोनों भी यही चाहते थे कि भाई खिलाफत मूवमेंट जो है ये काफ़ी बड़ा बने, है ना, पूरा एक नेशन वाइड एक्शन हो। ठीक। लीडर्स के नाम याद रख लेना भाई, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। चलो, अब क्या होगा? गांधी जी को लग गई कि ये है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम्स को एक साथ जोड़ने के लिए, एक मास स्ट्रगल से जोड़ने के लिए खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाते हैं। ठीक है। लेकिन क्या वो अकेले चला लेंगे? नहीं, यहाँ पर ज़रूरत थी कांग्रेस की। तो कांग्रेस के एक सेशन में, जो कि कहाँ हुआ? कैलकाटा में। कब हुआ? 1920 में। ठीक है। तो कैलकाटा सेशन में इन्होंने क्या किया, कांग्रेस के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत में मिला दिया। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला गांधी जी ने कि एक काम करेंगे, नॉन कोऑपरेशन तो अपने को चलाना ही था, ठीक है, इसके साथ जोड़ दो खिलाफत को। और ठीक है, तो खिलाफत क्यों लड़ रहा है? अपने खलीफा की पावर को बचाने के लिए। ठीक है। और नॉन कोऑपरेशन क्यों? स्वराज के लिए। तो दोनों के मोटिव जो है वो भले थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन हिंदू और मुस्लिम एक साथ तो आ जाएंगे ना, ब्रिटिशर्स के तो अगेंस्ट ही आ जाएंगे, क्योंकि दोनों का कॉमन एनिमी तो ब्रिटिश ही है ना। कैलिफ की पावर भी कौन छीन रहा है? ब्रिटिशर्स। और हमें स्वराज भी कौन नहीं लेने दे रहा? ब्रिटिशर्स। ठीक है। तो एनिमी हमारा कॉमन है, मोटिव हमारे अलग अलग हो, रास्ते भले हमें आगे जाके अलग अलग निकलना है दोनों को, लेकिन कम से कम कॉमन एनिमी को तो हम हरा सकें। बात समझ आई? इसलिए खिलाफत नॉन कोऑपरेशन। अभी तक आपके मन में आ जाना चाहिए था कि ये इतना नॉन कोऑपरेशन कर रही है मैडम, नॉन कोऑपरेशन है क्या? समझते हैं नॉन कोऑपरेशन क्या होता है। कोऑपरेट करने का मतलब क्या है? किसी को भी सहयोग करना। ठीक है, बियर विथ माय हिंदी राइटिंग। कोऑपरेशन यानी किसी को भी सहयोग करना, और उसके आगे हमने लगा दिया नॉन, यानी असहयोग, सहयोग करना ही नहीं। ठीक है। जैसे अगर मैं आपकी मदद कर देती हूँ तो आप बोलोगे कि मैडम आपने तो मेरा सहयोग कर दिया, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं इस व्यक्ति की मदद कर सकती हूँ, अगर मैंने इसकी मदद की तो ये अच्छा कर लेगा, नहीं करनी मुझे मदद। दिस इज़ नॉन कोऑपरेशन। बात समझ में आ रही है? नॉन कोऑपरेशन को ही हिंदी में अगर आप देख लें तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसका नाम था असहयोग, असहयोग आंदोलन। ठीक है, मतलब सहयोग ही नहीं करना है। ठीक। अब क्यों नहीं करना भाई? सहयोग करने में क्या गलत है? सहयोग करना तो अच्छी बात थी। पहले ये समझो कि सहयोग किसको नहीं करना है, किसको कोऑपरेट नहीं करना है। गांधी जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। कब लिख दी थी? 1909, जिसमें इन्होंने लिखा कि ब्रिटिशर्स आर एबल टू रूल अस बिकॉज वी इंडियंस आर कोऑपरेटिंग देम। है ना, ब्रिटिशर्स हम पे रूल क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने हर बार उनके साथ कोऑपरेट किया है, हमने उनके हर लॉ में, उनके हर एक्शन में उनको सपोर्ट किया। हमने कैसे सपोर्ट किया भाई? उन्होंने जो कहा, उन्होंने बोला कि इतना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, 3 गुना लगान। हमने डर के 3 गुना लगान देने की हर कोशिश कर ली। क्यों करी? नहीं पे करेंगे टैक्स। हमने कभी इतना अपोजिशन उनको दिखाया क्यों नहीं? है ना, इसलिए वो हमको ज़रूरत से ज़्यादा क्या करने लगे? एक्सप्लॉइट। राइट। तो उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिशर्स आर एबल टू रूल बिकॉज वी इंडियंस आर कोऑपरेटिंग देम। तो अब क्या करें? अब हमें चाहिए स्वराज, यानी हमें अपना खुद का राज्य चाहिए, खुद का रूल चाहिए हमें। तो क्या करें? सिंपल, जो करने से ब्रिटिशर्स को फ़ायदा है वो करना बंद कर दो, कोऑपरेट करना बंद कर दो। दैट्स वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। राइट। आर नॉन कोऑपरेशन कुड वीकन देम, उनको वीक कर देगा। किसको वीक कर देगा? ब्रिटिशर्स को। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, NCM मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, टू बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सीक्वेंस। अब
एक मास्टर प्लान आया गांधी जी के पास कि एक काम करेंगे, नॉन कोऑपरेशन जो है ना, ऐसी अंधाधुंध नहीं हमको शुरू करना, हम उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलाएंगे। क्या था सीक्वेंस? सीक्वेंस था कि सबसे पहले तो जितने भी टाइटल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपको दिए उनको सरेंडर कर दो, जैसे कि किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इनके साथ साथ जितने भी लोग और थे उनसे यही अपील की गई कि आप एक काम करो, जितने भी टाइटल्स आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जितने भी अवार्ड्स आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए उनको सरेंडर कर दो। सरेंडर करना यानी वापस कर दो कि नहीं चाहिए, रखो अपने पास। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि एक काम करो, इसके बाद क्या कर देना? सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट कर देना। सिविल सर्विसेज क्या थी? ये जो आपके आईएएस बन रहे थे उस समय, है ना, जिसके एग्जाम लंदन में लिए जा रहे थे, राइट। उन्होंने बोला कि एक काम करो, इसको बॉयकॉट कर देना। इससे क्या होता? सिंपल है ना, ब्रिटिशर्स तो सिर्फ ऑर्डर दे रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट कौन करा रहा है? जो आईएएस लोग हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इंडियन आईएएस है तो उसको बॉयकॉट कर दो, मत जाओ अपने काम पे। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके ही थ्रू इंडिया पर रूल कर रही है। अगर आप ही मना कर देंगे काम करने से तो वो रूल नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? आर्मी में बॉयकॉट कर देना। आर्मी में हो तो मत जाओ, पुलिस में हो ब्रिटिशर्स की तो मत जाओ, कोर्ट्स में काम करते हो तो मत जाओ, लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस जो होंगे उसमें मत जाओ, स्कूल्स मत जाओ, और फॉरेन गुड्स को खरीदो ही मत। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे? ब्रिटिशर्स के हर काम में अगर उनका साथ छोड़ देंगे, उनके बनाए हुए सामान को नहीं उपयोग करेंगे, उनके बनाए हुए स्कूल्स में नहीं पढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली दे विल बिकम वीक। ठीक है, आखिरी स्टेप क्या था? इतना सब कुछ करने के बाद, उनको इतना वीक करने के बाद हम चला देंगे एक फुल फ्लेश्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, अब ये सिविल डिसोबीडियंस क्या है ये कौन बताएगा? सिविल डिसोबीडियंस, सिविल का मतलब होता है जब हम कॉमन मैन की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, और डिसोबीडियंस इज द ऑपोजिट टू ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञा का पालन करने वाला, और डिसोबीडियंस मतलब जो आज्ञा है उसका तो पालन करना ही नहीं है ना, जो आज्ञा दी गई है, जो भी ऑर्डर दिया गया है उसके अगेंस्ट जाना। ठीक है, थोड़ा सा रुको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझें कि भाई जो भी लोग ब्रिटिशर्स जो भी कह रहे थे उस बात को नहीं मानना है। दैट वॉज अंडर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो दीज वर दी 4 स्टेप्स थ्रू विच नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड। समस्या क्या थी इसमें? हर चीज़ में कुछ ना कुछ समस्या होती है। देख लेते हैं नॉन कोऑपरेशन की दिक्कत क्या थी। नॉन कोऑपरेशन में कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे जो नहीं चाहते थे कि भाई जो 1920 में, यानी वर्ल्ड वॉर 1 के जस्ट 1 साल बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो रहे थे, हम उनको बॉयकॉट नहीं करना चाह रहे थे। तो किसने कहा था? यही तो कहा था गांधी जी ने कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस को क्या कर दो? बॉयकॉट। और ये लोग नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? कोई तो कारण होगा, बिल्कुल है। बड़ी मुश्किल से कुछ लीडर्स पॉलिटिकली एक्टिव होकर लेजिस्लेटिव असेंबली तक पहुंचे थे। अब इतनी मेहनत से यहाँ आने के बाद अगर ये इसको बॉयकॉट कर देते तो उनकी मेहनत पे पानी फिर जाता। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि भाई हम जो हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के चलते लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होने वाले हैं 1920 में, उनको बॉयकॉट तो नहीं कर पाएंगे। मतलब कांग्रेस का एक हिस्सा तैयार नहीं था नॉन कोऑपरेशन में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस को बॉयकॉट करने के, बाकी सारी चीज़ों के लिए वो तैयार थे, बिकॉज दे वॉन्टेड टू डिफेंड एंड मेक चेंजेस इन ब्रिटिश पॉलिसीज़। और इनका कारण क्या था कि क्यों नहीं करना चाहते बॉयकॉट? क्योंकि इनको लगता था कि ब्रिटिशर्स के बीच में जब बैठेंगे, उनकी पॉलिसी मेकिंग को समझेंगे, तभी तो वहाँ बैठ के उनकी बराबरी पर उसको डिफेंड कर पाएंगे, है ना। मतलब उसके अगेंस्ट इंडिया को डिफेंड कर पाएंगे हम कि ये चीज़ हमारे इंडिया के लिए सही नहीं है, तो आप ऐसा लॉ नहीं बना सकते। ठीक है, इसलिए वो चाहते थे कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया जाए। दे बिलीव्ड नॉन कोऑपरेशन कुड लीड टू वायलेंस। एक कारण और था, उनको ऐसा लगता था कि भाई नॉन कोऑपरेशन अगर चालू हो गया तो उससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा वायलेंस होने लग जाएगा, जो कि वो अवॉइड करना चाहते थे। तो क्या होगा? अब नहीं चलाएंगे क्या नॉन कोऑपरेशन? बिल्कुल चलाएंगे। तो फिर कैसे चलाएंगे? नागपुर सेशन, मतलब 1920 में एक और सेशन रखा गया। कहाँ का था? नागपुर। मतलब नागपुर में कांग्रेस का एक और सेशन हुआ जहाँ पर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। एक ये सारे लीडर्स जो अनविलिंग थे बॉयकॉट करने के, इनसे कॉम्प्रोमाइज़ कराया गया और इनको तैयार किया गया कि आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करना पड़ेगा और काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट करना ही पड़ेगा। तो ये करते हैं।
समझ आया? ये है नेशनलिज्म। चैप्टर पढ़ रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में याद करते रहो कि किस किस तरीके से हमको यहाँ पर नेशनलिज्म देखने मिल रहा है। इनके ऑल्दो यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट करने के डिसीजन थे वो पर्सनल नहीं थे, वो भी नेशन के लिए ही थे, इंडिया के लिए ही थे। लेकिन जब एक बड़ा मोटिव सामने आ गया तो इनको इस इंटरेस्ट को भी सेक्रीफाइस करना पड़ा। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, तो अब तय हो गया कि भैया 1920 में क्या चालू होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाउन्स और सिटीज़ और मिडिल क्लास एरियाज जो लोग थे वो किस तरीके से फॉलो कर रहे थे। स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना, कॉलेजेस जाना छोड़ दिया, टीचर्स जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, लॉयर गेव अप लीगल प्रैक्टिस, लॉयर्स ने कोर्ट्स जाना छोड़ दिया, लीगल प्रैक्टिस बंद कर दी। काउंसिल इलेक्शंस जो थे सारी जगह पर बॉयकॉट किए गए, सिर्फ एक जगह को छोड़ के, दैट वाज मद्रास। मद्रास क्यों? क्योंकि मद्रास में रहने वाले कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि ये एक मौका है उनके लिए कि वो ब्रिटिशर्स के सामने रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर भी हमेशा की तरह जो हिंदू मेजॉरिटी है उसको तो रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा लेकिन हमको नहीं मिलेगा, तो बेटर है कि इनको जो करना है करने दो, हम लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। कौन सा एरिया था ये? मद्रास। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया लोगों ने, है ना, फॉरेन गुड्स को, फॉरेन कपड़ों को जलाने लग गए, और जो लिकर शॉप्स थी उनको पिकेट यानी उनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली बंद कराया गया। ठीक है, सो दिस वॉज डिफरेंट मेजर्स थ्रू विच नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। रिजल्ट क्या निकला इसका? मूवमेंट किया है, कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट ये था कि जो फॉरेन गुड्स थे उसका इम्पोर्ट, फॉरेन क्लोथ जो था उसका इम्पोर्ट आधा हो गया। ठीक है, मान लो पहले अगर हम 100 मीटर कपड़ा खरीद रहे थे तो अब हमसे केवल 50 मीटर कपड़ा खरीद रहे हैं, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको कि जो फॉरेन गुड्स का जो इम्पोर्ट था वो आधा हो गया। मर्चेंट्स जो थे उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई हम फॉरेन गुड्स को ना खरीदेंगे ना बेचेंगे, हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स इंक्रीज। अब स्वाभाविक है कि अगर हम इनके फॉरेन क्लोथ को लेंगे नहीं तो हमें अपने कंट्री के लोगों के लिए क्लोथ प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ की जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी या टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उनमें प्रोडक्शन बढ़ गया तो उनकी इनकम भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्या पॉपुलराइज हुआ? खादी। खादी क्या था भाई? प्योर कॉटन से बनने वाला एक कपड़ा जो कि हैंडलूम की मदद से, जो चरखे की मदद से बनाया जाता था। ठीक है, यहाँ से आपको खादी का नाम सुनने को मिल जाएगा। लेकिन थोड़े समय के बाद ये मूवमेंट जितनी ज़ोर शोर से चालू हुआ था उतना ही इसका मोमेंटम जो है वो कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। कारण क्या था स्लो डाउन होने का? कि खादी बन तो रही थी इंडिया में, इंडियंस ही बना रहे थे, लेकिन एक्सपेंसिव थी, महंगी थी। ठीक है, तो गरीब लोग जो थे वो खादी नहीं पहन पा रहे थे, इसलिए उनको सस्ता फॉरेन क्लोथ ही खरीदना पड़ रहा था, उसको ही पहनना पड़ रहा था। ठीक है, वाई? बिकॉज इट वॉज चीप एंड दे कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव खादी। लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस कम थे। ठीक है, हम मानते हैं कि बच्चों से स्कूल्स बॉयकॉट करा दिए, टीचर से कॉलेजेस बॉयकॉट करा दिए, कोर्ट्स बॉयकॉट करा दिए, तो इनका इंडियन सब्स्टिट्यूट भी तो नहीं था ना। ठीक है, इंडियन सब्स्टिट्यूट मतलब कि अगर आप ब्रिटिशर्स के किसी स्कूल को बॉयकॉट करा रहे हो तो बच्चे की पढ़ाई किसी इंडियन स्कूल में तो होनी चाहिए। था ही नहीं इंडियन स्कूल उतने जितने बच्चों ने बॉयकॉट कर दिया था। सॉरी। ठीक है, कोर्ट्स नहीं थे इंडियन कि जो लॉयर्स हैं वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ के इंडियन कोर्ट्स में चले जाएं, तो सब्स्टिट्यूशंस नहीं थे। दैट्स वाई दोबारा से लोगों को रीजॉइन करना पड़ गया ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हो गया, जो काम हमने बड़ी मेहनत से चालू किया था उस पर अगेन पानी फिर जाता है। मतलब मूवमेंट जो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, बहुत कम लोग इसको सपोर्ट कर पाते हैं। राइट, सो दिस वॉज द कंडीशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन इन टाउन्स एंड सिटीज़। ठीक है, इसके बाद हमको देखने को मिल जाएगा कि भाई कंट्री साइड में किस तरीके से रेबेलियन हो रहा था, है ना, ट्राइबल्स में किस तरीके से रेबेलियन हो रहा था, और प्लांटेशन एरिया में क्या हो रहा था। ये सब डिटेल्स हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक हमने देख लिया है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हो चुका है 1920 में। ठीक है, और एक बेसिक कौन कौन से मेजर्स थे जिनके थ्रू इसको चालू किया गया, और क्या समस्या थी जिसके कारण ये मूवमेंट जो है स्लो डाउन हो गया, है ना, उतना पॉपुलर नहीं रहा जितना शुरू में था। राइट, सो इसके आगे की कहानी कल देखेंगे।
आगे आपको समझ में आएगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद भी करना पड़ेगा और वो क्यों होगा। ठीक है, गांधी जी किस तरीके से बीच में इसको कॉल ऑफ कर देंगे और फिर लास्ट में कैसे सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट चालू होगा। राइट, सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर मेक श्योर यू कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, कीप वॉचिंग।